Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 13, why do we fall ill. Today we are going to talk further about this chapter. So today's topic we are going to talk about first is one of the case study given in your book. एक केस स्टडी आपकी बुक में दे रखी है जो कि है डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पायलोरी. मतलब अल्सर एक बीमारी थी, उसका पता चला कि वो किस पैथोजन से होती है. ठीक है, उसके बारे में ये स्टोरी है. सो बैरी जे मार्शल या मार्शल एंड वॉरेन दो आपके साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला डिस्कवर करने की. हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है वो बैक्टीरिया वो अल्सर कॉज करता है, पैप्टिक अल्सर. ठीक है, पैप्टिक अल्सर होता क्या है? पैप्टिक अल्सर एक ऐसी आपकी बीमारी है स्टमक में कि आपकी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है. अब क्या गड़बड़ होती है मैं बताती हूँ. होता क्या है इसमें कि हमारे स्टमक में ना, ये स्टमक है आपका. ठीक है, स्टमक की जो बाहर की लाइनिंग होती है इसमें म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है. यहाँ पे म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है और हमारे स्टमक में एसिड भी प्रेजेंट होता है. अब एसिड तो गलाता है चीज़ों को, तो स्टमक को भी गलाता, बट म्यूकस की लेयर एसिड को हमारे स्टमक में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाती है. म्यूकस एक स्लाइमी सी चीज़ है, जो कि चिपचिपी सी चीज़ है, जो स्टमक की जो पूरी लाइनिंग होती है ना उसको ढक के रखती है, एसिड से बचा के रखती है. ठीक है, तो एसिड रहता है हमारी बॉडी में, बहुत ज़रूरी है एसिड रहना, क्योंकि एसिड आपके जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाते हैं खाने में तो उसको भी मारता है. ठीक है, आपके खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. तो एसिड की ज़रूरत है. एसिड को तो नहीं हटा सकते बट उससे बचा ज़रूर सकते हैं स्टमक को. तो म्यूकस की लेयर उसे बचाती है. ठीक है, जो ये म्यूकस की लेयर होती है लाइनिंग वो बचाती है स्टमक को एसिड से. ठीक है, बट होता क्या है पैप्टिक अल्सर में, ये जो आपका बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये वीक कर देता है इस म्यूकस लाइनिंग को. मतलब ये म्यूकस लाइनिंग को ख़राब कर देता है. तो म्यूकस की लाइनिंग नहीं रहती, म्यूकस की लाइनिंग आपकी नहीं, थोड़ी थोड़ी रहती है बट थोड़ी थोड़ी नहीं रहती कहीं कहीं पे. और एसिड तो है ही, तो एसिड डायरेक्टली क्या करेगा, आपके ये अल्सर जो हो रहा है ना ये करेगा, आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है उसे जलाने लगेगा, इरिटेट करने लगेगा. ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. बट ये तो डिस्कवरी करी मार्शल और वॉरेन ने, बट इस डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि ये अल्सर जो है वो इंसान के स्ट्रेस होने की वजह से, कि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इस वजह से अल्सर होता है, खाने पीने में गड़बड़ी करता है, इस वजह से होता है. बट बाद में इन दोनों ने डिस्कवर किया कि ये तो बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी है. ठीक है, तो ये डिस्कवरी करी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, वो धीरे धीरे करके हमें पता चला. ठीक है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आपकी हमारे जो साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक आपका कह सकते हो कि इन एडवांसमेंट हुआ. ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, द हेलिकोबैक्टर पायलोरी वीकन्स द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक विच लेट्स द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक टू गेट थ्रू द इनर सेंसिटिव इन लाइनिंग. तो स्टमक की लाइनिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो एसिड वहाँ तक पहुँच जाता है तो जला देता है. तो एसिड एंड बैक्टीरिया टुगेदर इरिटेट्स द लाइनिंग एंड कॉज द सोर इन और अल्सर. तो सोर मतलब ये जल जाना ना, ये जल रहा है पूरा स्टमक. ठीक है, ये मतलब एक तरह से घाव हो जाता है स्टमक में, तो इसकी वजह से बहुत गड़बड़ होती है. ठीक है, तो ये डिस्कवरी हुई थी, ये केस स्टडी आपकी बुक में दे रखी है. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट करने के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं. ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो किस किस चीज़ों के सिद्धांत को आप ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो दो तरीके हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के. पहले कि जो असर हो रहा है, जो चीज़ें सिम्टम्स हैं, जो डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं उन्हें कम किया जाए. जैसे आपको बुखार हो रहा है
ठीक है, आपको बुखार हो रहा है तो उसको बुखार को कम करने की दवाई दी जाए आपको। ठीक है, आपको दर्द हो रहा है कहीं किसी जगह पे तो उस दर्द को कम करने की दवाई दी जाए, आपको पेन किलर्स दिए जाएँ। आपको लूज़ मोशन हो रहा है तो उस चीज़ के लिए लूज़ मोशन को कम करने के लिए दवाई दी जाए। मतलब हम बीमारी के लिए नहीं दवाई दे रहे हैं, हम किसके लिए दे रहे हैं, जो सिम्टम्स, जो लक्षण आ रहे हैं उसके लिए दवाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब लक्षण को, सिम्टम्स को ट्रीट करा जाता है तो वो आप इफ़ेक्ट कम कर रहे हैं डिज़ीज़ के। आप बीमारी को डायरेक्टली कुछ बीमारियों में नहीं क्योर किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन कोल्ड में आप ज़ुकाम ठीक करने के लिए आप दवाई दे सकते हैं, बट कॉमन कोल्ड जो आपका राइनो वायरस आपका बीमारी कर रहा है उसे आप मार नहीं सकते, है ना। तो यही चीज़ है कि आपने किस चीज़ पे काम किया, सिम्टम्स पे काम किया। तो एक तरीका यह है ट्रीटमेंट देने का कि आप सिम्टम्स को कम कर दीजिए, बीमारी धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कि बेड रेस्ट लेना चाहिए। जब आप बीमार हो रहे हो तो आपको अपनी बॉडी की एनर्जी को सेव करना चाहिए और बेड रेस्ट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बीमार हो रहे हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी इम्यून सिस्टम पे लग रही है। इम्यून सिस्टम उस जो बैक्टीरिया या पैथोजन वगैरह आपकी बॉडी में आया उससे लड़ने के लिए एनर्जी लगा रहा है। अब आप अगर काम भी करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी वहाँ लगने की जगह, जहाँ पे बीमारी से लड़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत थी, वहाँ लगने की जगह आपके कामों में लगती रहेगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी आपकी बॉडी में। ठीक है, इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब आप बीमार हो रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी कंजर्व हो और आप जल्दी ठीक हो पाएँ। नहीं तो आप ठीक तो होंगे बाद में, वैसे भी अगर आप काम कर रहे हैं और साथ साथ में आपको बीमारी भी हो रही है, आप ठीक तो होंगे, बट क्या होगा, आपकी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी हीलिंग जितनी हो सकती थी। ठीक है, तो दो तरीके हैं ये, एक तो सिम्टम्स पे काम कर देना और बेड रेस्ट लेना। दूसरा, जो कारण है डिज़ीज़ का उसको सीधा अटैक करना। अगर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ से आपको बीमारी हो रही है तो सीधा उसे मारने के लिए दवाई दी जाए, स्पेसिफिक ड्रग दिए जाए। जैसे कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए दी जाती है। ठीक है, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं आपकी, उनको किल करने के लिए सीधा एंटीबायोटिक दे दी जाती है। तो सीधा बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले वाले उसमें हम जड़ से ख़त्म नहीं कर रहे, उसके सिर्फ ऊपर के सिम्टम्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। धीरे धीरे करके बीमारी अपने आप ठीक होगी। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा बीमारी पे अटैक कर रहे हैं, जो बीमारी को कर रहा है उस पर अटैक कर रहे हैं। तो दो तरीके हो गए, एक तो सिम्टम्स को किल करना और दूसरा पैथोजेंस को किल करना। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंशन के सिद्धांत। ठीक है, कि आपकी जो आपका बचाव कैसे किया जाए। तो एक बहुत सुना हो आपका प्रोवर्ब होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब सावधानी भली है आपकी, कि आप इलाज करें। इलाज ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर आप इलाज करवाने, बीमारी हो और उसका इलाज करवाने से पहले ही अगर उस बीमारी ना हो उस पे काम करोगे तो आपकी बीमारी होगी ही नहीं, है ना। तो पहले से ही काम करना चाहिए। तो एक चीज़ है कि हम ट्रीटमेंट, जब हम किसी इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रीट कर रहे हैं मेडिसिन से, तो 3 लिमिटेशंस होती हैं यहाँ पे। मतलब 3 गड़बड़ियाँ होती हैं, डिसएडवांटेज हैं मेडिसिन लेकर इन्फेक्शियस डिजीज़ को ठीक करने में। एक तो ये होता है कि हमारी बॉडी जो है जल्दी से रिकवर नहीं होती। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, मेडिसिन लेते लेते भी बहुत टाइम लग जाता है हमें बीमारी को ठीक करने में। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो सकती है। और दूसरा ये कि जो आपका ट्रीटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलते रहे और आपकी डेली एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करे, कि आप बॉडी थकी हुई है पूरे टाइम, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ पे भी असर पड़े। ठीक है, और इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो है, अगर आपको कोई इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हो रही है तो वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है एक से दूसरे पर्सन में। ठीक है, तो इसलिए कहा गया ये 3 चीज़ें हैं कि अगर आपको बीमारी हो गई उसके बाद आप क्योर भी कर रहे हैं तभी भी ये गड़बड़ियाँ आपके साथ होंगी।
ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप प्रिवेंशन कर लें, ठीक है, आप पहले बचाव ही कर ले बीमारी होने से, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको बीमारी हो गई और उसके बाद आपको मेडिसिन लेके ठीक होना पड़ा, तो एक तो आपको बॉडी फंक्शन आपके प्रॉपरली नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी रिकवरी इतनी इजीली नहीं होती, जल्दी से नहीं होती बीमारियों में, अगर क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह है। और अगर आपको डिजीज़ होगी तो उसके ट्रीटमेंट में आपको बहुत लंबा टाइम लगता है और आपकी डेली एक्टिविटीज़ पे भी असर पड़ता है। और उस ड्यूरेशन में अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो वो एक से दूसरे इंसान में, अगर आप अनहेल्दी हो तो आपके घर वालों को ही वो बीमारी फैल सकती है, ठीक है। तो इससे अच्छा हम प्रिवेंशन करें। तो प्रिवेंशन इससे अच्छा हमें करना चाहिए। तो 2 तरीके हैं प्रिवेंशन करने के। एक तो जनरल वे है जो कि आमतौर पे हर बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं कि ओवर क्राउडेड जगह से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, क्योंकि भीड़ वाली जगह होती हैं वहाँ पे एयरबॉर्न डिजीज़, माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं जो हवा से फैलते हैं, वो बहुत जल्दी आपके फैल जाते हैं। जैसे कोरोना उसमें हो रहा है कि कोविड-19 जो है, वहाँ पे यही बोला गया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, ठीक है। तभी तो लॉकडाउन किया गया था, क्योंकि लोग अगर मिलते तो ज़्यादा आराम से बीमारी फैलती। इसी को कंटेजियस बोलते हैं, अगर एक से दूसरे इंसान में बीमारी फैल रही है, ठीक है, हवा से, तो इसे कंटेजियस बोलते हैं। घर में भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा घर भरा पड़ा है, ठीक है, वहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए और वेंटिलेशन होनी चाहिए प्रॉपर, हवा अंदर बाहर होती रहनी चाहिए ताकि जो ताज़ी हवाएं आती रहे और बीमारी कम से कम फैले। पब्लिक प्लेसेस में भी आपको अवॉइड करना चाहिए कि क्राउडेड प्लेस पे आप जाएं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि आप, ये जनरल वे है कि आप अगर भीड़ भाड़ वाली जगह से दूरी बनाए रखेंगे तो आप बचे रह सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पक्का होगा ऐसा। सैनिटेशन, साफ़ सफाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सैनिटेशन, कि आप गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्पोज़ करें, जहाँ फेंक रहे हैं प्रॉपर्ली फेंकें, इधर उधर ना फेंक दें, क्योंकि उस पर भी कूड़ा, आपका मच्छर मक्खी वगैरह रहते हैं तो उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। मैंने आपको बताया भी था, मक्खी वगैरह कूड़े में बैठकर फिर आपके खाने में बैठती हैं, आपको बीमारियाँ कर सकती हैं। सीवेज वगैरह जो आपके घर से गटर का पानी वगैरह निकलता है, ठीक है, और जो आपकी ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, ड्रेन मतलब नाली, तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाए, क्योंकि वहाँ पे मच्छर वगैरह पनप सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे और वेक्टर्स पनप सकते हैं जिसकी वजह से आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छिड़के जाएं मच्छर वगैरह मारने के लिए। आपने देखा होगा कि जब मच्छर ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो एक सफ़ेद सी वो लोग आते हैं और सफ़ेद सी एक दवाई, एक स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, वो इंसेक्टिसाइड होता है। जो इंसेक्टिसाइड ऐसी आपकी एक तरह से मेडिसिन, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसी दवाई है जो कि किल करती है इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो ओकेजनली आपको ये भी करते रहना चाहिए। साथ साथ में आपका जो कॉकरोच वगैरह हैं उनको भी मारने के लिए प्रॉपर आपको तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा बीमारियां वो करते हैं, ठीक है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्योर और हाइजीनिक रखना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कम से कम फैलेंगी, आप कम कर सकते हैं इसका फैलना, ठीक है। तो सैनिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। खाना अच्छा खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है। ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ हो, ठीक है। आपकी हर चीज़ प्रॉपरली, फैट वगैरह हर चीज़ हो। ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं, या तो विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स वगैरह को भूल गए, ठीक है। ऐसा भी नहीं चाहिए। हर चीज़ जितनी होनी चाहिए आपकी डाइट में उतनी रखिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, क्योंकि हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर आप अनबैलेंस डाइट खाते हैं तो मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। मेल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट की कमी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और आपका क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाएगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाएगा तो आप बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स का इरेडिकेशन मतलब वेक्टर्स मैंने आपको बता रखा है, उसको ख़त्म करना। वेक्टर्स को ख़त्म करना कैसे, कि जो आपके मच्छर वगैरह हैं, ठीक है। अब मच्छर वगैरह गंदे पानी, जो आपके पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है कहीं पे, वहाँ पे पनपते हैं, तो ऐसी जगह होने ही मत दो,
अगर ऐसा जगह कहीं आपको दिखे कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, उस पानी को हटाइए वहाँ से। अगर आपके घरों में बकेट वगैरह रखी हुई है, उनमें पानी भरा हुआ रखा हुआ है बहुत टाइम तक ऐसी फालतू में, ठीक है, तो उस पानी ऐसे ढक के रखना चाहिए या तो पानी, क्योंकि मच्छर ऐसे पानियों में पनपते हैं, अपने अंडे देते हैं और उनके बच्चे होते हैं, फिर मच्छर और बढ़ेंगे। तो इसलिए जब भी आपने सुना होगा मलेरिया या डेंगू वगैरह फैलता है, उस टाइम पे यही किया जाता है कि ये बोला जाता है कि आप कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। टायर्स वगैरह या फिर आपके कूलर्स वगैरह उन्हें साफ़ रखें, पानी उसमें ज़्यादा टाइम तक रहने ना दें, क्योंकि उसमें मच्छर वगैरह पनपते हैं, ठीक है। तो मच्छर के ब्रीडिंग वाली जगह है, ब्रीडिंग मतलब जहाँ पे वो अंडे दे रहे हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए हमें, ठीक है। और एडल्ट वेक्टर्स मतलब जो मच्छर बड़े मच्छर हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छिड़क के आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। देख रहे हो दवाई छिड़क रहा है ये आदमी, तो इससे आप साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे तो आपको बीमारी भी नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपके जनरल वेज में। फिर आता है प्रॉपर एजुकेशन। अगर इंसान को एजुकेशन प्रॉपरली दी जाए इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, जैसे कोरोना फैला तो लोगों को सब कुछ बताया गया कि सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं इस बीमारी के, उससे कैसे बचा जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए आपको अर्ली स्टेज में ही, ठीक है। तो इससे आप बच सकते हैं, है ना। लोगों को एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था स्टार्टिंग में, तभी तो बहुत सारे लोग बच पाए। हो रही है बीमारी बट उतने लेवल पे नहीं जितने ज़्यादा हो सकती थी, ठीक है। तो ये पहला स्टेप यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए प्रॉपरली, और लोगों को ये अवेयर किया जाए कि आपको साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए, ठीक है, क्लीन एयर में रहना चाहिए, प्रॉपर हैबिट्स आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। सब कुछ अपनी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। साफ़ पानी पीजिए, बॉईल करके पीजिए, और या तो फ़िल्टर्स वाला पानी पीजिए। अपनी सब्जियों को प्रॉपरली अच्छी तरह से धोइए, ठीक है, ढक के रखिए खाने को। जो हवा है वो भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए घर में। एक्सरसाइज वगैरह कीजिए प्रॉपरली, हर चीज़ हैबिट्स वगैरह प्रॉपरली कीजिए, तभी तो इंसान बचेगा। तो पहले से ही अवेयर होना चाहिए, तभी तो अपने आप को बीमारी से बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये सब जनरल वेज थे बीमारी से बचने के लिए। अब प्रॉपर स्पेसिफिक वेज की बात करेंगे कि पर्टिकुलरली इससे हम बच ही सकते हैं बीमारी से, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कि आप कैसे बच सकते हैं बीमारी से, वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर जैसे चिकन पॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। चिकन पॉक्स बोलते हैं कि एक बार किसी को हो जाता है चिकन पॉक्स, जैसे अगर छोटे में हो गया, बचपन में हो गया चिकन पॉक्स, तो बड़े होने के बाद दोबारा नहीं होगा। अगर घर में किसी और को हो रहा है तो आपको नहीं होगा। इन्फेक्शियस डिजीज़ तो है वो, बट अगर आपको एक बार हो गई तो दोबारा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन का, जिसमें एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट, कि वो डिजीज़ ना कर पाए, ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। कैसे बनाया गया? वैक्सीन्स दे के बनाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इम्यूनाइजेशन कैसे की जाती है? वैक्सीन से। तो ये समझिएगा अच्छी तरह से वैक्सीन से क्या होता है। तो जब भी आपकी बॉडी को कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उससे सिर्फ फाइट नहीं करता, उससे सिर्फ लड़ता नहीं है, उससे लड़ते हुए एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। एक आपका पैथोजन घुसा, ठीक है, आपकी बॉडी में बीमारी करने के लिए, तो हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बनाया? एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक नहीं, ध्यान रखना, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक ऐसी वो है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है। और हर पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनती है। तो ये एंटीबॉडी बनी और इसने पैथोजन को मार दिया, ये पैथोजन मर गया। थोड़ा टाइम लगता है पैथोजन को मरने में, बट मर जाता है। फिर ये एंटीबॉडी का तो काम हो गया, बट हमारी बॉडी क्या करती है? इस एंटीबॉडी को बचा के रखती है याददाश्त के तौर पे, ठीक है। याददाश्त, मेमोरी में रखती है अपनी कि ये एंटीबॉडी रखनी है, अगर ये पैथोजन फिर से आया तो उसको मार दिया जाए उसी टाइम जिस टाइम वो एंटर करे, ठीक है। तो समझिए इसे कि आपकी बॉडी सिर्फ लड़ नहीं रही है, उसको रिमेंबर कर रही है, उसको याद रख रही है
कि आपने कैसे लड़ा था उस बीमारी से, उस पैथोजन से। और अगर वो दोबारा से वो डिज़ीज़ आपकी बॉडी में आती है तो फिर आपकी बॉडी आराम से उससे लड़ सकती है। तो यही चिकन पॉक्स में होता है। जब आपको एक बार हो गया, चिकन पॉक्स हुआ, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी ने चिकन पॉक्स के वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाई। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बन गई। एंटीबॉडीज़ ने आपकी चिकन पॉक्स के वायरस को मार दिया, चिकन पॉक्स के वायरस को मार दिया। ठीक है, इसको किल कर दिया। बट ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में याददाश्त के तौर पे रह गई, और अगली बार जब हमें बीमारी हुई, मतलब ये चिकन पॉक्स का पैथोजन आया ही, घुसा ही था हमारी बॉडी के अंदर, तो उसी टाइम पे ये एंटीबॉडी पहचानेगी इसे, अरे कि ये तो पहले वाला वही है, अरे मैं जाती हूँ, मुझे तो पता है इसको कैसे मारना है, और ये जाते ही उसे मार देगी, तो आपको बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है, पहली बारी तो बीमारी क्यों हो गई? क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। जब आपकी बॉडी में चिकन पॉक्स का पहली बार आपका एंटीबॉडी पैथोजन घुसा, तो आपकी बॉडी ने उसे पहचाना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई। बट दूसरी बारी में तो एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई थी, तो वो जैसे ही उसको दिखेगा चिकन पॉक्स का वायरस, वो अटैक कर देगी उस पर, अरे मुझे इसके बारे में पता है सब कुछ, मैं इसे अभी मार के आती हूँ, और वो जल्दी जल्दी जाएगी और उसे मार देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी अपने आप को इम्यून बनाती है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। तो बचपन से ही हमें इस चीज़ का वेट नहीं किया जाएगा कि आपकी बॉडी में वायरस आएगा या बैक्टीरिया आएगा, उसके बाद आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और फिर याददाश्त में रखेगी। इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया कि बीमारी भी ना हो और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ भी बना ले। तो उसके लिए क्या किया? वैक्सीनेशन का तरीका चूज़ किया गया। उसमें क्या किया जाता है, जो पैथोजन है, ठीक है, जो पैथोजन है उसको वीक करके हमारी बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, उसको ऐसा बना देते हैं कि उसे वीक कर देते हैं, मतलब वो मरा हुआ नहीं है, वो सिर्फ कमज़ोर है, बीमारी नहीं कर सकता। पैथोजन वैसे ही है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ पोलियो का। पोलियो की ड्रॉप्स बचपन में शायद सबने पी होगी। ठीक है, तो इसको इससे समझेंगे अच्छी तरह से। पोलियो की जो ड्रॉप्स होती है ना, उसमें होता क्या है आपको पता है? पोलियो की ड्रॉप्स में पोलियो का वायरस ही होता है, पोलियो वायरस होता है उसमें, समझे? पोलियो की ड्रॉप्स आप बच्चे को पिलाई जा रही है, उसमें पोलियो वायरस ही है। अरे बच्चे को पोलियो वायरस पिला दिया आपने, ऐसा कैसे? पोलियो वायरस जो है वो, उसको हमने कैसा कर रखा है? वीक कर रखा है, ऐसा कर दिया, कमज़ोर कर दिया है हमने कि वो बीमारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो पोलियो वायरस आपकी बॉडी में चला गया, जब आपने दवाई पी तो पोलियो वायरस, वीक पोलियो वायरस आपकी बॉडी में चला गया, आपकी बॉडी ने उसे पहचाना। ठीक है, इस ड्यूरेशन में पोलियो वायरस बीमारी नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से ही वीक है, बट आपकी बॉडी इसे पहचान लेगी। आपकी बॉडी कहेगी अरे ये पोलियो का वायरस है, चलो इसके खिलाफ हम अपने सोल्जर्स बनाते हैं। सोल्जर्स कौन है? एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाई हैं आपकी बॉडी ने और पोलियो के वायरस को मार दिया। ये पहले ही वीक था, वैसे तो कमज़ोर था, बीमारी ये कर नहीं सकता था, बट तभी भी आपकी बॉडी ने तो पहचान लिया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बना ली। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज़ बन गई हैं आपकी बॉडी में। अब मान लिया अगली बार असली पोलियो वायरस आ गया, जो कि वीक नहीं है, जो बीमारी कर सकता है, वो वायरस आ गया। ठीक है, और वो इस बच्चे के अंदर चला गया, बट इसके बच्चे के अंदर तो एंटीबॉडी बनी हुई है ना। जैसे ही पोलियो वायरस इसके अंदर जाएगा, ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? इस पोलियो वायरस के पास जाएंगी और कहेंगी अरे मेरे को तेरे बारे में सब कुछ पता है और मैं तुझे मार दूंगी। ठीक है, तो दूसरी बारी में, जब पहली बार तो उसको वैक्सीन के रूप में पिलाई गई है ना पोलियो वायरस, दूसरी बार असली पोलियो वायरस आया तो एंटीबॉडी ने उसे मार दिया। एंटीबॉडी बनी कैसे? वैक्सीनेशन से। समझ आई बात? तो ये वैक्सीनेशन का आपका प्रिंसिपल है कि वैक्सीनेशन इस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे ज़रा हम साफ़ कर देते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या होती हैं? वैक्सीनेशन में इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जैसा ही होता है, बट वो वीक है या फिर मरा हुआ वायरस होता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको समझता है, उससे कैसे लड़ें वो समझता है, और फिर इन्फेक्ट तो हो जाता है, बट
hence prevent us from actually getting infected when the actual disease causing microbes enter our body. तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम उस वीक माइक्रोब से या उस मरे हुए माइक्रोब से समझ लेता है कि इससे लड़ना कैसे है, ठीक है। और जब असली में हमें असली वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी को पता होता है इससे लड़ना कैसे है, कौन सी एंटीबॉडी इसमें हमारे को चाहिए इसे मारने के लिए। तो उस टाइम पे असली वाला वो चल रहा रहता है, तो हम बच जाते हैं बीमार होने से, ठीक है। तो वैक्सीन्स हमारी अलग अलग तरह की अवेलेबल हैं आजकल के टाइम पे, पोलियो की, चिकन पॉक्स की, मीज़ल्स की, ठीक है। तो ये सब आपकी वैक्सीनेशंस, आपकी इम्यूनाइजेशन का एक तरीका है वैक्सीन देना, ठीक है। तभी जब बच्चे पैदा ही होते हैं तो उसके बाद डॉक्टर्स, अगर आपके घर में कोई नवजात बच्चा पैदा हुआ होगा तो आपको ये पता होगा शायद कि उसके जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक चार्ट देता है जिसमें वैक्सीन्स का पूरा चार्ट लिखा होता है कि इसको बच्चे को कब कौन सा वैक्सीन इसको देना है, कौन सा इंजेक्शन इस बच्चे को देना है, ठीक है। और समय समय पे वो इंजेक्शन उसे दिए जाते हैं, वो वैक्सीन्स उसे दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उस बच्चे को पहले से ही बीमारियों से बचाया जा सके, ठीक है। एक तो हमारी बॉडी खुद से करती है, जो मैंने आपको बताया जैसे चिकन पॉक्स में होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले ही बच्चे को वैक्सीन लगा दें और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ अपने आप ही बन जाएं, बीमार हुए बिना ही वो बेचारा बच्चा क्या हो जाएगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और वो अगर असली वाली बीमारी उसे होगी तो वो बच जाएगा उस बीमारी होने से, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ओके। सो थैंक यू।